कई एहसास भेजे थे, मिला रंगीन ख्वाबों को, परस्तिश में तुम्हें मांगूं, तुम्हें पाऊं दुआओं से। क्या बात है। परस्तिश में तुम्हें मांगूं, तुम्हें पाऊं दुआओं से, लिखा पत्ते में है पैगाम, फिर भेजा हवाओं से। क्या बात है, क्या बात है। दोस्त कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताइएगा कि मैम के द्वारा जो खुद लिखी हुई गज़ल है और अपने स्वरों में आप तक पहुंचाने का काम किया, और साथ में बहुत सारी खट्टी मीठी बातें करेंगे मैम से, क्योंकि इनसे बात करने का बहुत सारा मुद्दा है। लेकिन अभी हम एजुकेशन से ही रिलेटेड बात करेंगे, इनके करियर से रिलेटेड बात करेंगे और किस तरीके से जो एजुकेशन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही बीइंग अ प्रिंसिपल। मैम अगर बात करें, 4 सब्जेक्ट थे आपके जिनमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करा जी, तो आपने शिक्षक बनने का ही क्यों प्रण लिया? आप और भी कुछ बन सकती थी, अदर फील्ड में भी जा सकती थी। प्रारंभिक दौर में हमारे गुरुजन, जब मैं 6 to 8 जिस विद्यालय में पढ़ती थी तो हमको दरोगा कहा जाता था, चूंकि मेरा जो अपना मूल नेचर है वो अन्याय के खिलाफ लड़ने का है। जी, जी। और किसी के भी बगल खड़े हो जाने का है। ये मायने मेरे लिए नहीं रखता है कि सामने कौन सी शख्सियत है। जी, जी। बस मुझे ये समझ में आ जाए कि इस व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है तो उसके साथ में खड़ी हो जाती थी। इसकी वजह से मुझे दरोगा कहा जाता था। अब आप समझिए कि उस जमाने में दरोगा का क्या चरित्र रहा होगा कि एक उस छात्रा को दरोगा की उपाधि मिली थी जो अन्याय के खिलाफ लड़ती थी। तो मुझ में प्रशासक बनने का ही जज्बा, और मैं लालायित रहती थी कि मुझे प्रशासक बनना है। पहले तो मुझे दरोगा का ही ख्वाब आता था कि दरोगा बनना है, लेकिन बाद में फिर मैंने सोचा कि नहीं, यूपीएससी की प्रिपरेशन करना है और आईएएस बनना है या पीसीएस बनना है। लेकिन हुआ ये कि इतना शीघ्रता में 2 वर्ष अगर और मैं प्रयागराज रह जाती, मैं दे ही रही थी, पीसीएस प्रीलिम्स दे रही थी, लेकिन हुआ ये कि पब्लिक सर्विस कमीशन से जब मैं यहाँ आ गई तो उस समय अस्तित्व का संकट था मेरे सामने। जी, जी। सिर्फ आर्थिक संकट या सामाजिक संकट नहीं था, मेरे सामने अस्तित्व का संकट था। और उस अस्तित्व के संकट से मैं इतना जूझ रही थी कि मुझे सर्विस ज्वाइन ही करना था और मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। जी, जी। और जब मैं यहाँ सर्विस में आ गई तो सर्विस में आने के बाद जो यहाँ का एटमॉस्फेयर था वो इतना झंझावातों से भरा हुआ था और संघर्षशील था कि यहाँ आने के बाद फिर पढ़ाई में वो धार, मैं पैनापन नहीं ला पाई कि मैं उस लेवल पर पढ़कर और फिर मैं पीसीएस या आईएएस बन सकती थी। तो मुझे ये लगा, और एक चीज़ मेरे मन में और आया, उस समय आया जब मैंने यहाँ सर्विस ज्वाइन किया, मुझको ये लगा कि आपको कोई भी काम मिले, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर आप झाड़ू भी लगा रहे हैं तो इतने करीने और इतने सलीके से लगाएं कि आपके निकट से गुजरने वाला व्यक्ति सोचे कि यार झाड़ू कौन लगा रहा। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं अब शिक्षिका हो ही गई, मैं लेक्चरर हो ही गई, तो अब इस प्रोफेशन के साथ मुझे फुलफिल न्याय करना है और इस विद्यालयी व्यवस्था को पटरी पर लाकर इसकी खोई हुई गरिमा को वापस लाना है। और अब उस क्षेत्र को छोड़कर इस क्षेत्र को ही अपनी इबादत समझना, अपनी पूजा, अपनी आराधना बनानी है। और इतनी खूबसूरत बच्चियों का रंगमंच मुझे मिला है जहां मुझे ये अवसर मिला है कि मैं उन्हें तराशूं, निखारूं, संवारूं और गढ़ूं। ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता है। उस समय भले मेरी प्रशासन में जाने की इच्छा थी, लेकिन आज की डेट में, आज के दिनांक में यदि आप मुझसे मेरी मंशा जानना चाहें तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मनुष्य का जीवन भाग्य से मिलता है, लेकिन शिक्षिका का जीवन सौभाग्य से मिलता है। क्या बात है, मनुष्य का जीवन भाग्य से मिलता है, शिक्षिका का जीवन जो है सौभाग्य से मिलता है। कहीं ना कहीं ये बात सटीक बैठती है उन सभी महिला अध्यापकों पे जो समाज में शिक्षा का अलग जगह रही है। मैम अगर आपके कैरियर की बात की जाए, जैसे कि आप शिक्षिका बन गई, तो कितने वर्षों से अमेठी में एज अ शिक्षक के रूप में आप काम कर रही हैं? हाँ, मुझे लगता है कि एक युग हो गया। 2001 से मैं अपॉइंट हुई, यही फर्स्ट ज्वाइनिंग हमारी यही हुई थी और अब 2024 में आप चल रहे हैं तो 24 वर्ष मुझे हो गया, मतलब सर्विस में। बालिका इंटर कॉलेज जो है इस कॉलेज में ही। और मेरे लिए वर्तमान में मेरे इतने इमोशन उससे जुड़ चुके हैं कि अब मेरे लिए वो विद्यालय नहीं देवालय है। जी, जब आपने ज्वाइन किया था इसे, और अगर अब की बात करें, मतलब लगभग 20 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया,
क्या आधारभूत परिवर्तन आप देखते हैं? बहुत कुछ देखते हैं। एक तो जो सबसे बड़ी चीज़ है कि वो बालिका शिक्षा के क्षेत्र में, चूँकि मेरे कॉलेज में तो बालिकाएं ही हैं, बालिका शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन मैं पा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो दौर था कि जब हम लोग पढ़ते थे तो एक दो लड़कियाँ थे, जैसे साइकिल चलाने वाली मैं अकेली थी, तो कई बार बच्चे हूटिंग, छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते थे, हूटिंग करते, वो देखा लड़की साइकिल चला होता है, वह देखा लड़की साइकिल चला होता है, वो दौर था। और अब पूरी लाइन लगी हुई लड़कियों की स्कूटी चलाने की, साइकिल चलाने की, बहुत कुछ परिवर्तित हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो एक बारीक सी लाइन है जिसको उस रूप में मैं कह नहीं पा रही हूँ, वो बारीक सी लाइन अभी नहीं समाप्त हो रही है। अभी भी हमारी दृष्टि लड़कियों के वस्त्र पर, लड़कियों के शरीर पर, उसको हम मनुष्य नहीं मान रहे। ये मुझे जो अफसोस रहता है कि लड़की को मनुष्य नहीं मान रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी समाज को और भी सोचने की ज़रूरत है कि हम अपनी बालिका को, अपनी बच्ची को उस रूप में उसको मतलब उसका वो ग्रो करें, उसको हम उसका पालन पोषण करें कि वो अपने को मनुष्य माने। जैसे अगर हमको याद है कि हमारे पिताजी कहते थे कि लड़कियों को बहुत धीमे हंसना चाहिए और लड़कियों को जो है भोजन इतना जल्दी खा लेना चाहिए कोई जान ना पाए। तो आज मैं जब उस पर चिंतन करती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि ऐसा क्यों था कि लड़कियों को धीरे हंसना चाहिए, जब विज्ञान हमारा ये कह चुका है कि अट्टहास लगाने से और खुल के हंसने से आप निरोगी रहते हैं, आप स्वस्थ रहते हैं, तो लड़कियों को हंसने का अधिकार क्यों ना जिया जाए। आप तो हमें हंसने का भी अधिकार नहीं देते हो। हम तेज चलते हैं तो आप कहते हो लड़की तेज चलती है, उसको गजगामिनी होना चाहिए, उसको धीरे चलना चाहिए। तो तेज नहीं चलेंगे, हम खेलेंगे नहीं, हम हंसेंगे नहीं। इवन आप तो हमें वो भी अधिकार नहीं दे रहे हो कि हम अपने कपड़े को उस जो मुफ्त की धूप हमें मिलती है उस रोशनी में सुखा सकें। अभी तक अगर बात करें 20 साल के कैरियर में, जब मैम ने शुरुआत किया था तो बहुत सारे चैलेंजेस भी हुआ करते होंगे, लेकिन आज कहीं ना कहीं हम जो है डेवलपमेंट की तरफ हैं, विकास की तरफ अग्रसर हैं। लेकिन मैम इस दौरान अगर बात करें आपके कॉलेज की, क्या कुछ चैलेंजेस आते हैं, कैसे उनको टैकल करती हैं आप? क्योंकि एज अ प्रिंसिपल तो बहुत सारे चैलेंजेस हाँ बिल्कुल आते रहते हैं,